एक सेक्शन है सेक्शन 37 इन द एक्ट, वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि कहता है जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा या पार्टनर की डेथ हो जाएगी बिजनेस से, और उसका पैसा जितना भी है वो पैसा हम उसको अगर पे नहीं करते एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, फॉर एग्जाम्पल अगर मिस्टर एक्स रिटायर होते हैं फर्म से लेट्स से 30th ऑफ सितंबर 2020 को, और बैलेंस शीट जो बनी थी लास्ट वो बनी थी 31st ऑफ मार्च 2020 को, और नेक्स्ट बैलेंस शीट कब बनेगी? 31st ऑफ मार्च 2021 को। ठीक है, इसका मतलब 6 महीने के बाद, पिछली बैलेंस शीट के 6 महीने के बाद मिस्टर एक्स रिटायर हो जाते हैं, और मिस्टर एक्स का जो कैपिटल फर्म में है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, रिजर्व, रिवैल्यूएशन, गुडविल, प्रॉफिट, सब कुछ करने के बाद मिस्टर एक्स का 1 लाख रुपया बिजनेस में लगा हुआ है, जो मिस्टर एक्स के हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया ऑन 30th ऑफ सितंबर 2020, लेकिन हमने उनको पे नहीं किया। ये सेक्शन तभी लगेगा, सेक्शन 37, जब जितना भी पैसा है वो या तो रिटायरमेंट में हम पे नहीं करेंगे या डेथ में हम एग्जीक्यूटर को पे नहीं करेंगे, और वो पैसा बिजनेस में ही रह जाता है एंड द बिजनेस गोज ऑन वर्किंग विद दैट अमाउंट। सो क्वेश्चन, ये सेक्शन बोलता है एज पर सेक्शन 37 इफ फुल और पार्ट अमाउंट ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर स्टिल रिमेन्स इन द फर्म, कहता है कुछ पैसा रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर का बिजनेस में अगर रह गया एंड दैट पार्ट ऑफ द बैलेंस हैज नॉट येट बीन पेड बैक, देन द आउटगोइंग पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर एंटाइटल्ड टू हायर ऑफ द फॉलोइंग टू अमाउंट्स। कहता है अगर मिस्टर एक्स रिटायर हुए, रिटायरमेंट में उनका 1 लाख रुपए हमने उनको नहीं दिया और वो पैसा बिजनेस में ही है अभी भी, देन मिस्टर एक्स या मिस्टर एक्स के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास कुछ राइट्स हैं, और वो राइट क्या है कि वो इन दोनों अमाउंट में से जो भी अमाउंट हायर होगा वो क्लेम कर सकते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, वो क्या कहता है? या तो रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर 6% का इंटरेस्ट मिस्टर एक्स को पे कर दो, जैसे कि बैलेंस शीट थी 31st ऑफ मार्च 2020 को बनी, रिटायरमेंट होती है 30th ऑफ सितंबर 2020 को, और बैलेंस शीट अगली 31st ऑफ मार्च 2020 को बनती है। यहां पर मिस्टर एक्स का कुछ अमाउंट है 1 लाख रुपए, जो हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब यह हुआ कि एक्स का पैसा रिमेनिंग पार्टनर्स के पास ही पड़ा है। रिमेनिंग पार्टनर लेट्स से वाई और जेड है, तो वाई और जेड ने ये 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में ही रखा और यूज किया। कितनी देर यूज किया? यहां से वो यूज करते 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 कितना टाइम हो गया? 6 मंथ्स। 30 सितंबर से लेके 31st ऑफ मार्च तक उन्होंने उस पैसे को यूज किया। तो मिस्टर एक्स वाई और जेड को क्या बोल सकता है? मिस्टर एक्स बोल सकता है कि मुझे इसके ऊपर 6% का इंटरेस्ट दे दो। सो हमने क्या किया? 1 लाख रुपए के ऊपर 6% का इंटरेस्ट 6 महीनों का चार्ज करना है, तो 3000 रुपए मिस्टर एक्स क्लेम कर सकता है वाई और जेड से। लेकिन मिस्टर एक्स कुछ और भी क्लेम कर सकता है। अगर ए और बी यानी कि ये 3000 आया, और अगर हम इसको कैलकुलेट करें और ये 4000 आता है, तो 3000 और 4000 विच एवर इज हायर 4000 क्लेम करेगा फिर मिस्टर एक्स। अब ये दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट ये है कि मिस्टर एक्स ये बोल सकता है कि इस पीरियड में, इस 6 महीने के पीरियड में मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट्स मिलने चाहिए, मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट्स मिलने चाहिए। अब आप बोलोगे सर मिस्टर एक्स तो रिटायर हो गया, अब वो प्रॉफिट कैसे क्लेम कर सकता है? कर सकता है। वो बोलेगा देखो इस 6 महीने के पीरियड में आपने जितना भी पैसा कमाया एज प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में मेरा कैपिटल भी तो यूज हुआ होगा। उस प्रॉफिट को कमाने के लिए आपने मेरे 1 लाख रुपए का कैपिटल भी तो यूज किया। सो 1 लाख रुपए के कैपिटल के प्रोपोर्शनेट जो मेरा प्रॉफिट का पार्ट बनता है वो मुझे दे दो। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? आप एक फॉर्मूला लगाओगे कि इस 6 महीने के पीरियड में जितना भी प्रॉफिट हुआ, लेट्स से प्रॉफिट हुआ 12,000 रुपए, मल्टीप्लाइड बाय जितना भी अमाउंट ऑफ कैपिटल
रिटायरिंग पार्टनर का यूज किया गया, कितना यूज किया गया, 1,00,000 रुपया, डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय जितना कैपिटल y और z का है, जितना कैपिटल y और z का है, प्लस ये जो कैपिटल का पैसा yx का रिटायरमेंट वाले पार्टनर का जो पैसा है उसका टोटल आएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, क्लियर है। सो अगर मैं ये बोलूं कि प्रॉफिट हुआ है 12,000 रुपए का, इस पीरियड में प्रॉफिट हुआ है 12,000 रुपए का, मल्टीप्लाइड बाय एक्स का कितना पैसा लगा हुआ है बिजनेस में, 1,00,000 रुपए, बिकॉज उसको वो रिटायरमेंट में मिले नहीं, डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ वाई एंड जेड, लेट्स से कैपिटल ऑफ वाई एंड जेड टुगेदर इज 3,00,000 रुपीज। तो यहां पर लिखेंगे 3,00,000 वाई और जेड का प्लस 1,00,000 रुपए लगा हुआ है एक्स का, रिटायरिंग पार्टनर का। सो अब आप इसको कैलकुलेट करो तो ये बनेगा 12,000 इंटू 1,00,000 डिवाइड बाय 4,00,000, इसका मतलब 12,000 इंटू 1/4, दैट मीन्स 3,000 रुपीज ही आ रहा है यहां पर। सो सेकेंड कैलकुलेशन भी कितनी आई है, 3,000। सो अब इन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू होगी वो एक्स क्लेम कर सकता है वाई और जेड से। सो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले ये दोनों पॉइंट्स को कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% फॉर द पीरियड, जिस पीरियड के लिए आप का पैसा यूज हुआ है बिजनेस में, और दूसरा प्रॉफिट का शेयर फॉर द पीरियड, जिस पीरियड के लिए आपका पैसा यूज हुआ है प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन यहां पर परसेंटेज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं लेनी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसलिए नहीं लेनी बिकॉज एक्स रिटायर हो चुका है। यहां पर जो रेशो लेनी है वो लेनी है एक्स का अमाउंट डिवाइडेड बाय वाई प्लस जेड का कैपिटल प्लस एक्स का अमाउंट की रेशो। ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन 98 करते हैं। A, B, C are partners in the ratio of 4:3. C retired on 1st of July. On which date the capital of A, B, C after all the necessary adjustments stood at this, this and this. क्या बोल रहे हैं, A का कैपिटल कितना है 75,000, B का कैपिटल कितना है 65,000, C का कैपिटल कितना है 45,000। रिटायर कौन होता है, C हो जाता है रिटायर। कौन सी डेट पे रिटायर होता है, 1st of July 2020 को रिटायर होता है। बैलेंस शीट कब बनती है, बैलेंस शीट बनती है दिसंबर में। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है A and B continue to carry the business for 6 months without settling the amount of C. ये जो C के 45,000 रुपीज देने हैं ये A और B ने दिए नहीं, और पूरा साल यानी कि जुलाई ऑनवर्ड्स टिल दिसंबर वो इस पैसे को अपने पास ही रख के बिजनेस करते रहे। बिजनेस करते करते उन्होंने प्रॉफिट कितना कमा लिया, 50,000 रुपए। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर दी ऑप्शंस अवेलेबल टू सी एज पर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो हम क्या करेंगे, दो ऑप्शन निकालेंगे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ऑप्शन ए बड़ी सिंपल है, ऑप्शन ए है इंटरेस्ट ऑन पेंडिंग अमाउंट। पेंडिंग अमाउंट कितना है 45,000, जो सी को मिलना चाहिए था पर अभी तक मिला नहीं है। इसके ऊपर आप 6% का इंटरेस्ट चार्ज करो। जितना पीरियड बीत गया, 1st ऑफ जुलाई को वो रिटायर हुआ और साल खत्म हो गया 31st ऑफ दिसंबर को, तब तक 6 महीने तक उसके पैसे को ए और बी ने उसको नहीं दिया। सो दे विल हैव टू गिव इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% फॉर 6 मंथ्स। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 1350। ये तो पहला अमाउंट है चॉइस का। सेकेंड अमाउंट क्या होगा, सेकेंड अमाउंट होगा कि इन 6 महीनों में कितना प्रॉफिट कमाया। सो नेट प्रॉफिट इनटू सी का जो अमाउंट है डिवाइडेड बाय ए प्लस बी का कैपिटल प्लस सी का अमाउंट। सो 6 महीने में प्रॉफिट कितना कमाया 50,000 इनटू सी का कितना पेंडिंग अमाउंट है, पेंडिंग अमाउंट है 45,000 रुपए, डिवाइडेड बाय 75,000 प्लस 65,000 प्लस 45,000। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम प्रॉफिट को बांट रहे हैं इन प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डन बाय सी एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है 75 प्लस 65 प्लस 45 और सी का पैसा कितना है 45। सो एज अ परसेंटेज हम प्रॉफिट को बांट रहे हैं। ये कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा 50,000 इनटू ये बनेगा 45 डिवाइडेड बाय 185।
So 50,000 into 45 divided by 185. This is 12162. 12,162 रुपए है पॉइंट नंबर बी के कैलकुलेशन. सो हमने एक्ट पढ़ा. एक्ट ने क्या बोला? एक्ट ने बोला इंटरेस्ट और प्रॉफिट विच एवर इज हायर. सो सी कौन सा पैसा मांगेगा ए और बी से? सी मांगेगा जो पैसा बड़ा है. 12162 का क्लेम करेगा. तो आंसर क्या है? इंटरेस्ट इज 1350 एंड प्रॉफिट फॉर द 6 months इज 12160. विच एवर इज हायर मीन्स वो सी हैज अ राइट टू क्लेम 12162 एज पर सेक्शन 37. क्लियर है? सो यहां पर अब हमारा ये जो चैप्टर है ये क्लोज हो गया, रिटायरमेंट एंड डेथ.